तो आ, हेलो दोस्तों। मेरा नाम इकराम बसरा है। और मुझे मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और नेपाल जो है मेरे लिए दूसरा घर है। और मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। मैं बार बार गया हूँ नेपाल। और मैं लास्ट टाइम जब मैं एक अमेरिकन एम्बेसी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था, एक वीडियो प्रोड्यूसर की हैसियत से, और वहाँ पे किसी न्यूज़ एजेंसी के हेड थे, मुझे उनका नाम याद नहीं। और उन्होंने उनके थ्रू शायद मेरी चिराग भाई से और फिर सगुना शाह से बात और मुलाकात हुई। और फिर पोइट्री फेस्टिवल के लिए गए। और इन दोनों लोगों के साथ और काफ़ी दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला। और मुझे याद है कि मैं जब पोइट्री फेस्टिवल था वहाँ पे, तो मुझे लगता था कि यार कौन आएगा उर्दू सुनने के लिए, उर्दू शायरी सुनने के लिए। और लेकिन यकीन कीजिए कि मैं देखकर हैरान रह गया कि कोई तकरीबन 5,000 लोग थे वो दरबार स्क्वायर के ऊपर। और मैं बड़े मुल्कों में बड़ी रीडिंग्स की हैं, मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन इससे बड़ा क्राउड मैंने कहीं नहीं देखा, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, उर्दू के लिए। तो मेरी एक छोटी सी नज़म है, छोटी सी पोएम है आप लोगों के लिए, नेपाल के लोगों के लिए। वो मैं सिर्फ 4-5 लाइनों की है, वो मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद हम कुछ दूसरी बातें करेंगे। कि एक तरफ तो जी लेते हैं, एक तरफ तो जी लेते हैं, जीते जी खुशहाली लोग। एक तरफ तो जी लेते हैं, जीते जी खुशहाली लोग। एक तरफ नेपाली लोग, और एक तरफ हैं दुनिया भर में अपने पन से खाली लोग। एक तरफ तो जी लेते हैं, जीते जी खुशहाली लोग। एक तरफ नेपाली लोग, और एक तरफ हैं दुनिया भर में, एक तरफ हैं दुनिया भर में अपने पन से खाली लोग। एक तरफ नेपाली लोग। तो मुझे मेरा ये मानना है, जब मेरा वक्त गुजरा है और वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजरा है, मैं काफ़ी बार गया हूँ, कि जितनी वार्मथ, जितना प्यार, जितने हम्बल आप लोग हैं, जितने प्यारे आप लोग हैं, जितने प्योर आप लोग हैं, शायद ही इस तरह जो है मेरे एक्सपीरियंस में, ज़ाहिर है दुनिया भरी हुई है बड़े अच्छे लोगों से, लेकिन मैं जितना इम्प्रेस हूँ नेपाल से, नेपाल के लोगों से, जितना मैंने सीखा है, जितना एक एक, एक अपनी अपने आप में रहना सीखा है, मेरे लिए एक ये बड़े ऑनर की बात है। और मेरा ये मानना है कि हम लोग जो हैं, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, या इंडिया है, जो हमारा एक पूरा रीजन है, ये एक एक बड़ी अजीब सी जगह है। इसमें ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे किसी का ख़राब होना भी ठीक हो जाता है, और किसी का ठीक होना भी ख़राब हो जाता है। तो एक अजीब सा केओस है हमारी कंट्रीज़ में। और हम सफ़र करते हैं सभी, और उस वो केओस जो हमारे आसपास है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाता है। और हम हमारा इतनी पोलराइजेशन है, इतना आप कह लें कि इतनी डिवीज़न है, इतनी लेयर्स हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, कि हम सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते जिनके बारे में ओपन अप होना जो है वो बड़ा हमें मदद दे सकता है कि हम अपने अंदर के केओस से लड़ सकें, उसको कम कर सकें। और तो मुझे
मुझे लगता है कि जब हम अपने अंदर की इसी तरह की जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, किसी भी तरह से क्रिएटिव होते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है अपनी जो मतलब जो असल ब्रेवरी है वो इस चीज़ में है कि हम अपनी अपनी स्टोरीज़ जो हैं उनको शेयर करें। और इसके लिए कोई प्रिविलेज्ड होना या कोई आर्टिस्ट होना या कोई राइटर होना वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप सिर्फ उसको किसी भी तरह से दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करें अपने आप को। और तो जो मेरा तरीका है कनेक्ट करने का वो है राइटिंग। और मैं जो चीज़ें देखता हूँ, जो चीज़ें फील करता हूँ, मेरी कोशिश होती है या एक्सपीरियंस करता हूँ जो चीज़ें, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अपनी राइटिंग के थ्रू जितनी भी मेरी ऑडियंस है, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं या 100 हैं या 500 हैं, वो जितना भी जितना भी वो थ्रो हो सके, जितना भी फैल सके, शेयर हो सके, मैं उस जो एक कॉमन फीलिंग है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके लिए किसी का क्रिएटिव होने के लिए किसी का भी किसी तरह से कोई प्रिविलेज्ड होना या कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होना, बहुत बड़ा राइटर होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी चीज़ में थोड़े से अगर क्रिएटिव होंगे तो वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी अंदर से। और जब आप वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती है अंदर से, जो चीज़ें आपकी थोड़ी उनका सीक्वेंस, थोड़ा ऑर्डर उनका चेंज होता है, तो आवाज़ पैदा होती है। और वही आवाज़ आपको चाहिए और वही आवाज़ उन लोगों को चाहिए जो आपके आसपास हैं। और वो आवाज़ें जब आपस में शेयर होती हैं, सबकी स्टोरीज जब आपस में शेयर होती हैं, तो हमें लगता है कि यार ये इश्यूज़ तो और लोगों के भी हैं। ये जो डिप्रेशन मुझे इस एक चीज़ की वजह से है, जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी शायद इसी चीज़ की वजह से डिप्रेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको ऐसा करने से हमें जो हमारे मसाइल हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने में काफ़ी मौका मिल जाता है। और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, इस दुख को झेलने वाले हमारे जैसे और बहुत से लोग हैं। तो क्रिएटिव होना मुझे लगता है ज़रूरी नहीं कि राइटर हो। क्रिएटिव किसी भी चीज़ में, मतलब आप फ़र्ज़ करें आप खाना बना रहे हैं या कोई और चीज़ आप जिसको जो आपको अच्छी लगती है, फ़र्ज़ करें आपको सफ़र करना अच्छा लगता है या किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कोई एक जगह जहाँ पे आपको वॉक पे जाना अच्छा लगता है। और तो वो अगर आप उसको थोड़े से क्रिएटिव एंगल से देखना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनैलिटी और आपके आसपास जो सोसाइटी है उसको आपको समझने में काफ़ी काफ़ी मदद मिलेगी। और जो आसपास लोग हैं आपके, उनको अ, उन उन उनमें मिंगल होने में आपको एक सहूलत होगी, आसानी होगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको सोच के मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लिखूँ। और अब मैं यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मैं एक मतलब क्या बातें आपसे करूँ। सुगुना का हुक्म था कि मुझे गुलजार साहब के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। तो मुझे मुझे मेरे लिए बड़ी खुशी की, बड़ी ऑनर की बात है कि जब मैं बॉम्बे में था या बॉम्बे आता जाता रहा हूँ, तो गुलजार साहब से मुझे मुलाकातें करने का मौका मिला है और उनके पास बैठने का मौका मिला है। उन्होंने बड़ी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी किताब के लिए प्रीफेस भी लिखा। तो बल्कि जो पिछली बात मैं कर रहा था कि किस तरह आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं क्रिएटिविटी के थ्रू, और गुलजार साहब ने भी एक ऐसी बात की थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो आप देखते हैं वही आप लिखें, जो आप महसूस करते हैं वही आप लिखें। और मतलब इसमें ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, अगर आप उसको उसी तरह से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज़िंदगी को समझने का मौका मिलता है, आपको आर्ट को समझने का मौका मिलता है। तो मुझे उनके बिल्कुल एज इट इज़ अल्फाज याद हैं कि ज़िंदगी झोंके की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे जहन के ऊपर ब्रश करके जाती है। तो हमने किस झोंके
को और किस लम्हे को किस तरह से कैच किया है, और किस तरह से समेटा है उसको, ये हमारे ऊपर है। और फिर अगर हमने उसको उसी तरह से बयान किया है, उसी ऑनेस्टी के साथ, तो ये एक हमारे सच्चा आर्टिस्ट होने की निशानी है। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी थी कि मैं आपको सुनाऊंगा। मैं फिर कहूँगा कि मुझे इस बात पे एक बार एम्बेरसमेंट हो चुकी है। मैंने नेपाल के लोगों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था जब मैं वहाँ पे पढ़ने जा रहा था, और मुझे लगा कि शायद वहाँ पे उर्दू कुछ समझ नहीं आती लोगों को, और लेकिन सब समझते हैं और उर्दू भी समझते हैं। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो छोटी छोटी पोएम्स हैं, एक तो गज़लें हैं छोटी छोटी, और फिर एंड में एक प्ले मैं लिख रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफिकल है, उसमें से एक छोटा सा पैराग्राफ मैं पढ़ूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मैं यहाँ पे भी कोई सुबह के 4 बज रहे हैं, ये मेरा एक बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है 4 बजे किसी को पोइट्री सुनाने का। तो एक छोटी सी पोएम है, इसका टाइटल है पहली मोहब्बत। मैं कब से खाली सजदे कर रहा था, गलत लोगों पे झूठा मर रहा था। मैं कब से खाली सजदे कर रहा था, गलत लोगों पे झूठा मर रहा था। मगर अब भूल कर सारी खुदाई, तेरी सूरत मेरा मजहब हुई है। मैं कब से खाली सजदे कर रहा था, गलत लोगों पे झूठा मर रहा था। मगर अब भूल कर सारी खुदाई, तेरी सूरत मेरा मजहब हुई है। मुझे पहले मोहब्बत तो हुई थी, मगर पहली मोहब्बत अब हुई है। मुझे पहले मोहब्बत तो हुई थी, मगर पहली मोहब्बत अब हुई है। एक और नज़्म आप के सामने रखता हूँ मैं। बहुत पुरानी नज़्म है, ये भी बहुत पुरानी पोएम है। ये मैंने को आज से 15 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तब लिखी थी, और मेरा ख्याल है मैंने ये आपके पोइट्री फेस्टिवल पे भी शेयर की थी लोगों से। तो ये कॉलेज की एक नज़्म है, कॉलेज के ज़माने की, कि उस सामने बैठी लड़की से दिल चाहता है एक बात करूं। उस सामने बैठी लड़की से दिल चाहता है एक बात करूं। वो बात के जिसकी किरणों से हर समत उजाला हो जाए। ये हब्स जो हर सू फैला है, खुशबू का हवाला हो जाए। उस चंदन मूरत लड़की की महकार है सारे कमरे में। खामोश है वो फिर भी उसकी चहकार है सारे कमरे में। दिल ही दिल में दिल की बातें रोज़ाना कहता हूँ उसको। गुमसुम हैरां हैरां बस देखता रहता हूँ उसको। कुछ धीमे धीमे से फिक्रे होंठों से गुरेज़ां रहते हैं। कुछ धुंधले धुंधले से सपने आँखों में परेशान रहते हैं। कुछ भोले भाले से अरमां बेचैन है मेरे सीने में। जिस दिन से ऐसी हालत है, एक लज्जत सी है जीने में। उसके रंगीन ख्यालों में हर ख्वाब को चेहरा मिल जाए। हर लम्हा औस की सूरत हो, हर फूल खुशी से खिल जाए। ना जाने क्यों फिर भी जैसे एक प्यास है मेरी आंखों में। हर ख्वाब अधूरा रहने का एहसास है मेरी आंखों में। जो ख्वाब है पलकों पर रक्सां ताबीर किया जाए कैसे। जो जहन में एक तसव्वुर है तस्वीर किया जाए कैसे। अब क्यों ना इस तन्हाई को गुलज़ारे मोहब्बत ही समझूं। उन होंठों की खामोशी को इकरारे मोहब्बत ही समझूं। उन आँखों से जुगनू लेकर रोशन अपने दिन रात करूं। उस सामने बैठी लड़की से दिल चाहता है एक बात करूं। उन आँखों से जुगनू लेकर रोशन अपने दिन रात करूं। उस सामने बैठी लड़की से दिल चाहता है एक बात करूं।
तो एक एक पोएम मैंने लिखी थी पंजाबी में, और मैंने लिखी थी ये पोएम फरवरी 2014 में, जब मैं काठमांडू में था। और पंजाबी ज़ाहिर है आप लोगों आप नेपाली बोलते हैं वहाँ पे। और तो मैं इसकी ट्रांसलेशन, मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त हैं शुमिता शुमिता डिडी, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की है। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने रखता हूँ। और मॉर्निंग टाइटल है इस पोएम का। और ऑन द डे ऑफ ऑल द बिगिनिंग्स, at the turn of at the turn of the first century, I promised you this: I will never leave or abandon you. I will be with you through the last ever night at the very end of time. I will be with you as if I am holding on lightly by a finger to your shadow's form until the break of life's sacred dawn. I will stall the pulse of the dark night, and only then, when I see the first little ant making morning tracks, shall I lift the moonlight's soft woolen throw with my own two hands from your fair bosomed feet and neatly set it aside, gently shaking your heel to wake you. I would only then allow the sun a chance to breathe. Be it the bright warm heat or the span of centuries, daybreak and sunshine always demand a high price. Who, more than the moon and stars, know our dreams, how tenderly the night passes by at your door. थैंक यू वेरी मच। ये ट्रांसलेशन थी। मैं थोड़ा ख़ुद नींद में हूँ और मेरा ख्याल है ये मैंने ट्रांसलेशन जो थी इसका सही वाला वर्जन नहीं निकाला। और तो ये कुछ चीज़ें थी। और मैं एक गज़ल भी सुनाऊंगा आपको इसमें से निकाल के। तो ये एक गज़ल है, इसमें से कुछ शेर मैं आपको सुनाऊंगा कि अब तो आते होंगे कब के भेजे हैं, अब तो आते होंगे कब के भेजे हैं, मैंने तुमको लेने रास्ते भेजे हैं, अपनी तरफ से तेरा वक्त बचाया है, तेरी तरफ से खुद को दिलासे भेजे हैं, कैसे कम हो सकते हैं जो गम तूने, कैसे कम हो सकते हैं जो गम तूने, माप और तोल के अंदाजे से भेजे हैं, सरहद पार किसी पर जब भी प्यार आया, सरहद पार किसी पर जब भी प्यार आया, हमसायों को यूं ही तोहफे भेजे हैं, तारीकी हम खींच के लाए हैं घर तक, डूबते सूरज को बस तिनके भेजे हैं, अमन की खातिर इतना ही कर सकता था, अमन की खातिर इतना ही कर सकता था, मैंने जंग में अपने बेटे भेजे हैं, अमन की खातिर इतना ही कर सकता था, मैंने जंग में अपने बेटे भेजे हैं। एक और गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाऊंगा और फिर मैं अपने अपने प्ले में से एक पैराग्राफ, ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, उसमें से एक पैराग्राफ अपनी ज़िंदगी से मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले ये एक गज़ल है, उसके बाद बुरी ज़मीनों के फासलों को मिटाते रहना, बुरी ज़मीनों के फासलों को मिटाते रहना, मैं लौट आऊँगा मुझको वापस बुलाते रहना, बुरी ज़मीनों के फासलों को मिटाते रहना, मैं लौट आऊँगा मुझको वापस बुलाते रहना, तुम्हारी आँखें तो ज़िंदगी से भरी हुई हैं, तुम्हारी आँखें तो ज़िंदगी से भरी हुई हैं,
हमारे जैसों का हौसला भी बढ़ाते रहना। नज़र भी रखना मोहल्ले वालों की ज़िंदगी पर। नज़र भी रखना मोहल्ले वालों की ज़िंदगी पर। कबूतरों को भी दाना वाना खिलाते रहना। बिछड़ना चाहो तो अपने दिल की नफ़ी न करना। बिछड़ना चाहो तो अपने दिल की नफ़ी न करना। यही बहुत है जहाँ रहो मुस्कुराते रहना। ये पेड़ वो हैं जो आसमानों को साया देंगे। ये पेड़ वो हैं जो आसमानों को साया देंगे। जो हो सके तो दुआ के पौधे लगाते रहना। जो हो सके तो दुआ के पौधे लगाते रहना। हमारी दुनिया में हैरतों की बहुत कमी है। हमारी दुनिया में हैरतों की बहुत कमी है। ये आग अंदर से बुझ रही है, जलाते रहना। हमारी दुनिया में हैरतों की बहुत कमी है। ये आग अंदर से बुझ रही है, जलाते रहना। बुरी ज़मीनों के फासलों को मिटाते रहना। मैं लौट आऊँगा, मुझको वापस बुलाते रहना। तो मैं आपसे एक मतलब मुझे लगा कि जैसे हम स्टोरीज़ की बात कर रहे थे और मैं मुझे लगता है कि किसी ने कहा भी है बल्कि इस बारे में कि जो पोइट्स हैं वो एक मिथ क्रिएट करते हैं और जो प्रोज राइटर्स हैं वो उस मिथ का पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो मैं शुरू से एक पोइट्री तो रेगुलर करता रहा लेकिन पिछले कुछ सालों में पिछले 7-8 साल में मुझे मौका मिला कि मैं प्रोज की तरफ ख़ास तौर पर स्क्रीन राइटिंग या स्टेज प्लेस की तरफ आ सकूं। और जो मिथ एक थी मेरे जहन में मेरी अपनी ही पोइट्री ने क्रिएट की हुई, मुझे लगा कि मैं उसको 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 पोर्ट्रेट कर सकता हूँ पोइट्री के थ्रू, प्रोज के थ्रू। तो एक प्ले मैंने पाकिस्तान में काम किया कुछ टीवी चैनल्स के साथ और एक प्ले आजकल मैं उस पर लिख रहा हूँ जो ऑटोबायोग्राफिकल है, उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस के हवाले से है। और वो उस प्ले से एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपसे शेयर करूँगा और फिर मैं इजाज़त लूँगा आप लोगों से। मेरा भी यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा पोइट्री आप भी सुन के बोर हो जाएंगे। तो ये एक पैराग्राफ है। मैं जैसे आपको बताया मैंने कि ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से है। ये प्ले इसका नाम है द जॉब और ये प्रोड्यूस हो रहा है अगले 4-5 महीने में। अब तो कोविड की वजह से सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं तो अभी तक तो ये शेड्यूल्ड है कहीं फॉल के एंड में इंशाल्लाह इंडियाना में। और तो उसमें से एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूँ कि We paste together profiles of local people and focus on a student. A girl who insists going to school, a girl who insists on going to school under any circumstances. Only education can improve this horrified situation, she says. She'll come for an interview. I wait in the lobby of the hotel and meet a girl about 10 and her father who seems nervous. His daughter asks what she should say on the air, and I tell her to stick to what happened, share her experience, her feelings. She wants the exact words she should say. She will memorize them, she says. I tell her to speak from the heart. Tell us what it was like for you. Tell us what was tell us what it was like for you and your friends when the Taliban came. Honesty and innocence are strength. She is 10 years old and she does a great interview. Her first after this, the Taliban shot her in the face and the world came to know her as Malala. That day,
The very young Malala did a good job, but the crew couldn't give her their full attention. They were thinking about Musa Khan, and so was I. He wasn't the first journalist to be murdered. We all knew there were no guarantees. Later, I went to a market to pick up some fruit. There were busy people everywhere, buying and selling. I looked up and met the eyes of someone who was thinking to kill me. I can still see him. There was no emotion in his face except his eyes, which were hard with hate and indifference. He didn't think I belonged there. I knew I was a target. Then I went back to the hotel and stayed the night. I was terrified, and when I returned from that assignment, I quit my job. If I didn't quit, I would have gone mad. तो ये एक प्ले में से कुछ चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोड्यूस होगा तो मेरे पास इसका कुछ कोई विजुअल वर्जन होगा जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँगा। और ये बहुत बहुत शुक्रिया सुकुना आपका कि आपने मौका दिया मुझे एक बार फिर नेपाल से कनेक्ट करने के लिए, जो बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। और आप लोग सारे ठीक ठाक रहें, खुश रहें और दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत प्यार आप सबके लिए और बहुत ज़्यादा दुआएं आपकी कंट्री के लिए। बहुत शुक्रिया।